नमस्कार साथियों, डायबिटीज़ पर यह भी मेरा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे भी देखें, अपने आसपास की जनता को भी दिखाएं। आपके आसपास में ऐसे लोग, अनपढ़ लोग रहते हैं जिनको शुगर यानी कि डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको भी ये वीडियो दिखाएं। क्योंकि इस वीडियो में मैं डायबिटीज़ को और सरल भाषा में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खाएं ताकि उनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो और शरीर में जाने वाला ग्लूकोज भी कम हो, और कितनी बार खाएं, एपिसोड ऑफ ईटिंग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ज़्यादा कैलोरी में भोजन लेने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन डिटेल देखेंगे। अब अपन यहाँ देखते हैं दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। क्योंकि डायबिटीज़ को अपन दो चीज़ों में समझते हैं, एक खान पान और एक रहन सहन। खान का मतलब खाना, पान का मतलब हमारा पीना कैसा है। जैसे सबसे पहले हम खाने के बारे में बात करते हैं, खाने में भी हम ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये हुआ कि हमने जो चीज़ खाई, कोई भी चीज़ हमने खाई, वह शरीर में जाकर कितना ग्लूकोज रिलीज करेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए होने वाला है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि लो ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें क्या हैं। तो लो ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें आप सीधा सीधा एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें जिसमें अनाज से बनी हुई नहीं हो, यानी कि आटा मैदे की बनी हुई चीज़ें नहीं हो, यानी कि ग्रेन्स से बनी हुई चीज़ें, जितनी भी ग्रेन से बनी हुई चीज़ें, वो जिनका ग्लाइसेमिक लोड हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर अपन एक चीज़ देखें तो फिर क्या चीज़ है जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा? तो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें। प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें जैसे प्रोटीन, दूध और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, इनका ग्लाइसेमिक लोड कम मिलेगा आपको। या मांस मीट है, मांसाहार वगैरह, उनका ग्लाइसेमिक लोड कम मिलेगा आपको। ठीक है। तो और जैसे फल फ्रूट है, फल फ्रूट, हरी सब्जियां, सलाद खाएं इसकी, हरी सब्जियों की। यानी कि ऐसी चीजें जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के बाद भी शरीर में यह चीज़ें कैलोरी नहीं बढ़ाती। मतलब जैसे आपने 100 ग्राम सलाद खाई, 100 ग्राम सलाद, जैसे खीरा ककड़ी खाया आपने, तो 100 ग्राम सलाद से कम 20 कैलोरी बॉडी में जाएगा। लेकिन अपन उदाहरण के तौर पे देखें, अगर आपने 100 ग्राम नमकीन खा लिया, 100 ग्राम नमकीन खा लिया, तो ये बॉडी में जाकर कम से कम 500 कैलोरी ऊर्जा रिलीज करेगा। अब देख लीजिए, आपने 100 ग्राम नमकीन खाया तो 500 कैलोरी शरीर में गया, जबकि 100 ग्राम आपने सलाद खाई तो 20 कैलोरी बॉडी में गया। अगर आपने यहाँ पर जैसे 500 ग्राम आपने कोई भी चीज़ ऐसी खा ली जो मैदे से बनी हुई है, तो कम से कम इसका 1000 से 1500 कैलोरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने 500 ग्राम अगर खीरा ककड़ी खा ली या कोई सलाद खा ली, तो 500 ग्राम सलाद खाने से लगभग 100-150 कैलोरी बॉडी में जाएगा। तो आपको जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले लोग सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि अनाज से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे नमकीन है, बिस्किट है, टोस्ट है, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएं। और बाज़ार में जो आप, जैसे आजकल पैक्ड फूड आते हैं बाज़ार में, जैसे कोई पैकेट मिलते हैं, जैसे चिप्स वगैरह है, उस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें ये देख लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 चीज़ों का परसेंटेज लिखा होता है। उसके पीछे की तरफ एक टेबल चार्ट बना होता है, उसके अंदर उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं जिसको। उसके अंदर आप देख लीजिए कि अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, ये चीज़ें लिखा होता है, तो अगर इनका प्रोटीन, फैट और फाइबर का परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है उस पैकेट के अंदर, तो ही आप उस पैकेट को खाएं, वरना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उस पैकेट को नहीं खाएं। इसलिए मार्केट में जितने भी डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं, या बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी चीज़ें आती हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत हाई होता है, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में डायबिटीज़ गरीबों की बीमारी होने वाली है। क्यों? क्योंकि
गरीब जो दाढ़ी पर जाएगा वो क्या करेगा कि वो सस्ती चीज़ मार्केट में से खरीद के खाएगा और सस्ती अनाज से बनी हुई चीज़ें जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता के पैकेट 20 से 30 रुपए में व्यक्ति को मिल जाएगा तो वो खरीद के खा लेगा, और वो ऐसा ही लगातार करेगा तो 2-5 साल में वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में हमको जागना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में डायबिटीज़ के पेशेंट, गरीब लोग ज़्यादा शिकार होंगे डायबिटीज़ के। दूसरा है दोस्तों एपिसोड ऑफ ईटिंग। एपिसोड ऑफ ईटिंग का महत्वपूर्ण रोल इसलिए है क्योंकि एपिसोड ऑफ ईटिंग का मतलब यह हुआ कि दिन में कितनी बार खाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा दिन चरते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है मुंह में कुछ न कुछ सारा दिन डालते रहते हैं। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनका विशेष दिन में खाने का समय हुआ करता था, या तो वो सुबह का भोजन करते थे और एक शाम का भोजन करते थे। दिन में कुछ ऐसी भारी चीज़ें लेते नहीं थे, फल फ्रूट सलाद से पूरा दिन निकाल दिया करते थे। लेकिन अभी का जो कल्चर आ रहा है उसमें क्या करता है, व्यक्ति पूरा दिन खाता रहता है। अब एपिसोड ऑफ ईटिंग का हमारे पेनक्रियाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका, क्योंकि एपिसोड ऑफ ईटिंग, हमने एक बार खाना खाया, एक बार खाना हमने खाया तो उस खाने को, वो खाना पच के कोशिकाओं तक जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होने में 6 घंटे लगते हैं। उसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब एक बार हमने खाया, वो कम से कम 6 घंटे में बॉडी में जाके पचेगा। अगर आप हर घंटे घंटे खाना खाते रहते हो तो ये क्या होगा, ये आप ओवर ईटिंग का शिकार हो जाएंगे या ओवर डाइटिंग का शिकार हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद धीरे धीरे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है। उसके बाद जैसे उसका आगे जाकर डाइजेशन हो जाता है तो फिर ग्लूकोज बॉडी में घटने लगता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमने एक बार खा लिया, घंटे भर बाद फिर खा लिया, फिर घंटे भर बाद खा लिया आपने, तो बॉडी के पेनक्रियाज को, एक बार आपने खाना खाया तो पेनक्रियाज उसमें जब वो खाना पच के ब्लड में जाता है तो ब्लड में शुगर बढ़ने के बाद वो पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन छोड़ता है। तो यहां पर आप बार बार खाना खा रहे हो तो इंसुलिन, ये पेनक्रियाज का वर्कलोड बढ़ जाएगा। पेनक्रियाज का वर्कलोड बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बार बार अपन क्या कहते हैं कि किसी, अगर कोई पानी की मोटर है आपके घर में, अपन एक उदाहरण लें कि जैसे एक पानी की मोटर है, उसको आप बार बार बंद या चालू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक समय के अंदर उसके अंदर खराबी आ जाएगी। उसी तरह से ये पेनक्रियाज धीरे धीरे इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, इन्फ्लामेशन का मतलब उस पेनक्रियाज में धीरे धीरे सूजन आ जाती है। सूजन आने से वो क्या, पेनक्रियाज बीमार हो जाता है। पेनक्रियाज बीमार होने से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाता, और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाएगा तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, एपिसोड ऑफ ईटिंग का हमारे बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो मैं ये कहूँगा कि एपिसोड ऑफ ईटिंग या तो आपके दिन के 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 होना चाहिए। 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में भी आपको एक एपिसोड ऑफ ईटिंग, दोपहर वाला जो नाश्ता है उसको आप अनकुक्ड फूड, यानी कि आप खीरा ककड़ी की सलाद ले लीजिए, या फिर आप ऐसे करिए कि फल फ्रूट ले लीजिए, उसमें जो अनकुक्ड डाइट का हो जाएगा। इसलिए हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात इसमें मैं आपको सीधी सीधी ये बताऊं कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके लिए फास्टिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। फास्ट का बहुत ज़्यादा महत्व। फास्ट का मतलब होता है उपवास। उपवास का मतलब ये होता है, अब डायबिटीज़ का पेशेंट है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, डायबिटीज़ के लिए उपवास फायदेमंद चीज़ है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं, मैं इनको यही बात समझाता हूँ कि डायबिटीज़ के लिए फास्ट बहुत ही, उपवास अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। लेकिन किस कंडीशन में, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट दवाई के साथ में फास्ट करेगा तो उसके लिए नुकसानदायक है। अगर वो उपवास करता है तो उसको दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। बंद दवाइयों की कंडीशन में ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया के कंडीशन में वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे। आपने लंबा उपवास किया, लंबा उपवास करने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है।
जैसे आजकल 2 तरह के उपवास होते हैं। एक तो क्या होता है, दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटों को आप 2 भागों में बांट लो, 12 घंटे और 12 घंटे। 12 घंटे का होता है ईटिंग विंडो कर दो और 12 घंटे का फास्टिंग विंडो कर दो। यानी कि आपने सुबह 10 बजे खाना खाया है तो रात को 10 बजे से लगाकर सुबह के 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। यानी कि 12 घंटे का आपको उपवास रखना है और 12 घंटे आपके लिए खाने के लिए खुले हुए। तो इस 12 घंटे को आपको क्या है, एपिसोड ऑफ ईटिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसको इस 12 घंटे में आपको या तो 3 बार खाना है या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार खाना है। इस तरह से 24 घंटों को विभाजित करना है। यानी कि मैं सही तरीके से बताऊं आपको, तो अगर आपने शाम को 7 बजे खाना बंद किया है तो सुबह से 7 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो ये आपका हो जाएगा फास्टिंग विंडो हो जाएगा। और आजकल बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप में फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या किया है कि इसको 16 घंटे का कर दिया है और ईटिंग विंडो को 8 घंटे का कर दिया है। फास्टिंग विंडो 16 घंटे का कर दिया है इन्होंने और ईटिंग विंडो को 8 घंटे का कर दिया। यानी कि आपको 24 घंटे में से 8 घंटे खाना है, 16 घंटे का उपवास करना है। डायबिटीज़ का पेशेंट है तो 16 घंटे से ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग तक तो ठीक है, 16 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन 16 घंटे से ज़्यादा का उपवास डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लंबे उपवास में फिर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से बॉडी में शुगर बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, या फिर कीटोन बॉडी बढ़ने से व्यक्ति ब्लड एसिडिक भी उसका हो सकता है उस कंडीशन में। अब बात हुई कैलोरी की। कैलोरी में दोस्तों अपनों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका 1800 से 2000 कैलोरी पर डे का आपको लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको 1500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह दोस्तों यह मैंने खान पान डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बताया। आगे वीडियो में मैं और भी रहन सहन के बारे में डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए डिस्कस करूंगा। और आगे की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लोग अभी प्री डायबिटिक स्टेज में खड़े हैं तो वास्तव में प्री डायबिटिक स्टेज क्या होती है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।